जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विकास स्वागत करते हैं आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल टॉप करियर में। दोस्तों, ये हम लोग का दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग अच्छी तरह जाने थे कि साइंस क्या होता है, और इसमें हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इस फिजिक्स को अच्छी से अच्छी तरह से पढ़ें, और मैं भी यही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके दे सकूं। दोस्तों, कहा जाता है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है, मन में विश्वास रगों में सांस भरती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरती है। आखिर उनकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाने जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। आखिर उनकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसी मोटिवेशन क्विट के साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स क्या होता है और इसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, फिजिक्स जो है यहाँ लिखा गया है कि प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का अध्ययन। मतलब भौतिकी विज्ञान वह होता है जिसमें प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं, वही आपका भौतिकी यानी फिजिक्स कहलाता है। ज़्यादा कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना है, थोड़ा सा देख लीजिए। प्राकृतिक में होने वाले घटनाएं, प्राकृतिक में होने वाले जितना भी घटनाएं हैं उसी के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे वही आपका फिजिक्स कहलाता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का। मतलब प्राकृतिक में होने वाले घटना, जितना भी प्राकृतिक में घटना हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वही आपका क्या कहलाता है? भौतिकी विज्ञान कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। अब इसको देखिए, ये थोड़ा सा गजब है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको हम लोग दो पार्ट में विभाजित कर, मतलब आज तक जब से फिजिक्स शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक में इसको दो तरीके से, मतलब अच्छा रहेगा हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, 900 ईस्वी नहीं 900 सॉरी 900 नहीं 1900 ईस्वी के पहले वाले फिजिक्स को क्या कहेंगे और 1900 ईस्वी के बाद वाले फिजिक्स को क्या कहेंगे। इसी चीज़ को यहाँ समझना है और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। 900 ईस्वी के पहले वाले जितना भी है, जितना भी घटना घटा है या जितना भी उसको ये चीज़ को पढ़ेंगे उसको कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स, यानी चीर समस्त भौतिकी। बात समझ में आ गई? 1900 ईस्वी के पहले वाले को चीर समस्त यानी क्लासिकल फिजिक्स इसको कहेंगे, और 1900 ईस्वी के बाद वाले पीरियड को, 1900 ईस्वी के जो भी बाद है अभी तक का, उसे कहेंगे आधुनिक विज्ञान, आधुनिक भौतिकी विज्ञान। यहाँ कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आधुनिक भौतिकी विज्ञान यानी आधुनिक भौतिक यानी मॉडर्न फिजिक्स। कब का? 1900 का के बाद का। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए हम लोग कहते हैं ना कि फिजिक्स का पिता जो है या जनक न्यूटन को कहा जाता है, कोई कहता है आइंस्टाइन को कहा जाता है। ठीक है, बात सही है, लेकिन कब आइंस्टाइन है और कब आपका न्यूटन है, इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है। तो दोस्तों, जो 1900 ईस्वी के पहले का फिजिक्स है, पहले का जो भौतिकी है, उनका जो पिता है उन्हें न्यूटन कहा जाता है। मतलब हुआ कि 1900 ईस्वी के पहले का जो फिजिक्स है, भौतिकी है, उनके जो पिता है वह न्यूटन है। बात समझिएगा। और
1900 ईस्वी के बाद वाले जो हम लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं, उनका जनक, उनका पिता आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, E बराबर mc²। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से जब वहाँ पहुँचेंगे। तो हाल फिलहाल अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है। मतलब आधुनिक भौतिकी का पिता आइंस्टाइन और क्लासिकल फिजिक्स के पिता कौन है? न्यूटन। बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें क्या क्या आता है, और जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें क्या क्या आता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें यांत्रिकी आती है, जिसमें हम लोग विज्ञान के मापन और उसके बीमा, मतलब यूनिट, डायमेंशन, ये सब जितने चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। गति, मोशन जो है यांत्रिकी फिजिक्स में ही हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आता है दूसरा ध्वनि यानी साउंड, इसको हम लोग इसी में पढ़ते हैं, ध्वनि। और उसके बाद आता है हीट यानी उष्मा, इसको भी कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? क्लासिकल फिजिक्स में। उसके बाद आता है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, मतलब इसमें पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश में, लाइट में। बात समझ में आ गई? अब आता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत में भी हम लोग पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत, चल बहुत सारे हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद लास्ट में आता है चुंबक, मैग्नेट जिसको कहा जाता है। ये हुआ आपका कौन सा फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स में ये सब चीज़ आता है। आप लोग पढ़ते हैं, सही कहा है, सब चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन कौन कहाँ पे है इसको हम लोग समझ रहे हैं अभी। फिर आगे देखिए, आगे जो है हम लोग का वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग देखे होंगे, मॉडर्न फिजिक्स को दो प्रकार में हम लोग बात, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा होता है नाभिकीय भौतिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान, इलेक्ट्रॉनिक जो दुकान पर जितना चीज़ हम लोग मतलब नहीं बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, तो वहाँ पे क्या क्या मिलता है? मोबाइल मिलता है, कंप्यूटर मिलता है कि नहीं? अब रोबोट तो मिलता नहीं है दुकान पे, रोबोट को बनाया जाता है। आप लोग रोबोट पिक्चर भी बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, रोबोट पिक्चर बहुत फेमस पिक्चर है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जी? कंप्यूटर, मोबाइल। आखिर ये सब चीज़ कहाँ पढ़ना है? कहीं तो पढ़ना होगा, तो वही फिजिक्स में पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में, इसके बारे में। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में। अब देखिए, ये सब, ये जो 1900 ईस्वी के पहले वाला जो फिजिक्स है, कहने का वो तो फिक्स है, वो कभी नहीं बदल सकता है। लेकिन 1900 जो बाद का जो जितना सब फिजिक्स है वो सब चीज़ बदल सकता है। मोबाइल, ये मोबाइल है, आज मोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं, मोबाइल में हम लोग व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं। व्हाट्सअप क्या है? एक पर्सनल इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। फेसबुक है कि नहीं? अब कुछ नया ऐप आ जाएगा तो उसके बारे में हम लोग भी तो पढ़ेंगे। तो सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ बदल जाएगा, ये सब बदलते रहता है। मोबाइल है, कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर पढ़िएगा तो कंप्यूटर का एक अलग ही अध्ययन है। अब कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर है, समय के अनुसार कंप्यूटर बदलता जा रहा है, समय के अनुसार मोबाइल बदलता जा रहा है। पहले मोबाइल हम लोग 1 GB रैम वाला रखते थे, 2 GB वाला, 3 GB वाला, 4 GB वाला। अभी हम लोग 4 GB वाला रैम का फ़ोन यूज कर रहे हैं, और कुछ ही दिन में आने वाला समय में हम लोग 5 GB रैम वाला ही फ़ोन यूज करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है? जो मोबाइल है वो समय के अनुसार क्या होते जा रहा है? बदलते जा रहा है। वैसे रोबोट भी क्या है जी? बदलते जा रहा है। रोबोट के बारे में कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब आ गया नाभिकीय भौतिकी। अब नाभिकीय भौतिकी में क्या पढ़ेंगे जी? नाभिकीय विखंडन, जिसमें परमाणु बम, परमाणु भट्टी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे हैं इसमें। उसी तरह नाभिकीय संलयन, इसमें अणु बम, सूर्य एवं तारे के ऊंचाई के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका हुआ मॉडर्न भौतिकी, ठीक है, आधुनिक फिजिक्स। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 मिनट में हम लोग देख लेंगे इसको, 2 मिनट में। भौतिकी किससे कहेंगे जी? प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं हैं
उसी के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वही आपका क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। भौतिकी को दो पार्ट में हम लोग विभक्त कर रहे हैं। एक हो गया क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा हुआ कौन, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है, और मॉडर्न फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, आइंस्टाइन को कहा जाता है। और जो आपका क्लासिकल फिजिक्स है, इसी में हम लोग यांत्रिकी, आपका ध्वनि, आपका ऊष्मा और आपका प्रकाश और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो जिसे हम लोग चुंबक भी कहते हैं। अच्छा से अब बात समझ में आ गया। और जो आपका मॉडर्न फिजिक्स हुआ, इसको दो पार्ट में हम लोग विभक्त किए हैं। पहला हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल, रोबोट, ये सब ईटीसी बहुत सारे हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो होगा नाभिकीय भौतिकी, जिसमें हम लोग परमाणु बम, अणु बम, ये सब और सूर्य तारा, ये सब का ऊंचाई पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ते जा रहे हैं। कोई भी हम लोग के पास जल्दी नहीं है कि जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करना है। ये आपका कम से कम 2 वीडियो में तो नहीं, कम से कम 3 वीडियो जरूर आएगा आपको। ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन का, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। अभी तो शुरू हुआ है क्लास, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग इससे आगे थोड़ा सा जाते हैं। यहाँ तक तो समझ में क्या आता है, राशि क्या आएगा, राशि। अब ये राशि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी, क्वांटिटी। अब राशि किसे कहा जाता है, राशि उसे कहते हैं जिसे हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। कहने का क्या मतलब है, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। सिंपल बात समझ में आ गई। जैसे लंबाई को तो हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे ना, लंबाई को। बात समझ में आई कि नहीं आई, एकदम आ गई होगी। लंबाई में मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका ये हो गया, लंबाई में हो गया आपका टेबल का लंबाई, कुर्सी का लंबाई, बात समझिएगा, या कोई व्यक्ति का लंबाई, या कोई वस्तु का लंबाई, कुछ भी हो सकता है। कहेंगे टेबल का लंबाई, किसका लंबाई, टेबल का लंबाई, वो क्या कहलाएगा, मान के चलिए जो भी है, कहेंगे 10 मीटर। समझा। तो जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, व्यक्त किया जा सके उसी को क्या कहा जाता है, राशि कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। टेबल की लंबाई 10 मीटर है, तो ये आपका क्या है, 10 आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया राशि, क्वांटिटी। चलिए आगे अब हम लोग इसमें चलते हैं। अब राशि जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन राशि, बोलिए, सदिश राशि, और दूसरा अदिश राशि। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। चलिए थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। अदिश राशि, अब देखिए जी, ये अदिश राशि क्या होता है, राशि क्या होता है जी, इसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे तो राशि कहते हैं। अब आगे अदिश राशि किसे कहेंगे, और दूसरा होता है सदिश राशि किसे कहेंगे, सदिश राशि किसे कहेंगे। ये दो चीज है, दो चीज को अच्छे से हम लोग समझेंगे, फिर भूलने वाली कभी बात नहीं हो सकती है। चलिए देखिए, अदिश राशि वैसी राशि जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। इसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होगी, इसमें दिशा की जरूरत नहीं है।
इसमें केवल क्या चाहिए जी, परिणाम, हमें दिशा नहीं चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। बात समझ में आ गया, इसमें हम लोग को दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे अब जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई, बात समझ में आ गया। उसके बाद समय, इसमें क्या क्या हो सकता है जी, समय, क्या क्या हम बोले अभी, वैसी वैसी राशियां जिनमें ये है, यहाँ राशियां कर लीजिएगा छोटी, क्या वैसी राशियां, समझ में गया, वैसी राशियां जिनमें जिनमें केवल जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दिशा की आवश्यकता होती है नहीं। बात समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे में हो गया आपका द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब देखिए, अब इसमें क्या दिशा की जरूरत है द्रव्यमान में, हम बोल रहे हैं कि यह जो मान के चलिए ये मेरा मार्कर है, ये 50 ग्राम का है, तो क्या इसको कहेंगे कि 50 ग्राम पूरब की ओर है, नहीं कर सकते। अब जाके दुकान में बोलेंगे कि सर कि हमें 2 kg पूरब की ओर चीनी दे दीजिए, कैसा लगेगा, ये गलत चीज है। हमको दिशा की जरूरत नहीं है। इसी को तो कहा जाता है आपका अदिश राशि। इसमें कोई ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल समझिए, इस बात कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें हमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है कि हमें यह ट्रिक चाहिए, ट्रिक बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। समझते चलिए, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, आप समझ जाइएगा, वही आपका ट्रिक होगा। अब आप ही बताइए, हम कहेंगे कि मेरा वजन जो है 55 kg है, तो क्या कहेंगे 55 kg ऊपर है या दक्षिण है, नहीं कह सकते हैं। मतलब क्या है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब आ गया लंबाई के बाद। अब कपड़ा खरीदने का बोले कि 2 मीटर हमें कपड़ा दीजिए, तो 2 मीटर कपड़ा वो कहेगा कि 2 मीटर और 2 घंटा दीजिए, 2 मीटर और आपका पूरब की ओर दीजिए, ऊपर दीजिए, नीचे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दिशा की आवश्यकता होती ही नहीं है। समय का भी देख लीजिए। अब समय बोलेंगे कि अभी टाइम कितना हो जा रहा है, तो अभी 11:50 हो रहा है, रात्रि है अभी। ये वीडियो रात को ही शूट होती है, क्योंकि दिन में बहुत सारा शोरगुल होता है। तो दोस्तों, अभी 11:50 हो रहा है, तो हम बोलेंगे, कोई पूछेगा हमसे कि सर टाइम कितना हो रहा है, तो क्या मैं उससे बोलूँगा कि 11:50 पूरब हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नहीं बोल सकते। इसमें दिशा की जरूरत है नहीं है, हाँ ही नहीं। इसीलिए तो इसे अदिश राशि कहा जाता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन सदिश राशि, जो सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें समय के साथ, परिणाम के साथ साथ, परिणाम के साथ कौन सी का जरूरत पड़ेगा, दिशा भी चाहिए, वरना गलत हो जाएगी। परिणाम के साथ साथ दिशा भी चाहिए, यानी हमें परिणाम भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। दोनों नहीं रहेगा तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे इसका ये एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, विस्थापन, बल, बस समझ आ गया, वेग, संवेग, बहुत सारा है, इटीसी कीजिए ना, कितना समझा। चलिए देखिए, विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। मतलब कुछ ही दिनों के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। इतना समझे, विस्थापन होता है ना, 2 बिंदुओं के सबसे नजदीक दूरी। जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, या मेरा घर है, क्या है जी, घर है,
और यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा आपका क्या बनिए बाजार है, मार्केट है, ठीक है, बाजार मार्केट या स्कूल कुछ भी कहीं ना, यहाँ पे स्कूल है। तो दोस्तों हम बोलेंगे कि यहाँ से हमको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो स्कूल जाने के लिए आपका दो रास्ता है, एक यह रास्ता है और एक यहाँ आइएगा तब यहाँ जाइएगा, या फिर ये आपका इसे मान लीजिए, ये आपका क्या है जी, स्कूल है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा होगा। या चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। देखिए एक लड़का यहाँ से स्कूल के लिए यहाँ जा रहा है, तो पहले गया 2 किलोमीटर, फिर गया 3 किलोमीटर, ठीक है, और वह स्कूल पहुँच गया, ठीक है, स्कूल पहुँच गया। अब देखिए स्कूल पहुँचा तो जाने के लिए 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर दूरी कितना तय किया, दूरी तय किया 5 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन क्या होगा, ये सबसे नज़दीक दूरी। तो देखिए बात समझ में आ गई, यही विस्थापन होता है जो सबसे नज़दीक का दूरी होता है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब विस्थापन के लिए क्या चाहिए, हमको दिशा की जरूरत तो है कि नहीं, यहाँ पे दिशा नहीं रहेगा तो विस्थापन मिलेगा। यहाँ से यहाँ ये फिक्स दिशा है, इसमें दिशा की जरूरत है, बिना दिशा का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, विस्थापन नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। अब आ गया बल, बल का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बल हम बोलेंगे कि हम लोग 2 व्यक्ति मिलकर एक टेबल को धक्का दे रहे हैं, बात समझिएगा, या इस बोर्ड को धक्का दे रहे हैं। तो कैसे मालूम चलेगा कि हम लोग 2 आदमी मिलकर किस दिशा में धक्का दे रहे हैं। हो सकता है एक लड़का इधर से धक्का दे, हो सकता है एक लड़का इधर से धक्का दे रहा हो हो सकता है दोनों लड़का उधरे से धक्का दे रहा होगा इधर, हो सकता है दोनों लड़का मिलकर इधर से धक्का दे रहा हो। तो इसमें हमको दिशा की जरूरत है, यानी इससे हमको क्या सीखने को मिला कि सदिश राशि जो होती है उसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए इसमें कोई ट्रिक नहीं, एकदम बिल्कुल समझ जाइए, इसको समझना है, ट्रिक ये सब कितना याद रखिएगा। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आपका राशि कंप्लीट हुआ अभी, क्वांटिटी। अब इससे आगे आता है मात्रक, मात्रक यानी यूनिट। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा देखते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक यानी यूनिट, यह क्या होता है। तो देखिए अब जितना भी राशि था पहले, उसको व्यक्त करने के लिए या उसको दिखाने के लिए जिस चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है वही आपका मात्रक होता है। बात समझिए, जो राशि हम लोग अभी पढ़ के आए हैं उसको दिखाने के लिए, अब देखिए मान के बोले, अब राशि में तो ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि 10, क्या 10, व्हाट इज 10, व्हाट इज 10, या क्या है 10। इसी तरह केवल 10 कहने से तो कुछ नहीं हो सकता है ना, बात समझिएगा। 10 केवल कहने से कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस 10 के साथ साथ इसको पूरा करने के लिए जो चीज़ का हम प्रयोग करते हैं वही आपका मात्रक होता है, वही आपका यूनिट होता है। जैसे हम कहेंगे 10 केजी, अब देखिए 10 केजी तो मतलब क्या हुआ, हम कोई भी व्यक्ति से जब बोलेंगे 10 केजी तो वो समझ जाएगा कि कोई वस्तु होगा जिसका वजन कितना केजी है, 10 केजी है। बात समझिएगा, गौर से यहाँ देखिएगा। मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति को यदि हम बोलेंगे कि यह कितना केजी है, 10 केजी, तो केजी आते ही ये मात्रक हो गया। मतलब क्या हुआ, ये 10 एक प्रकार का क्या है जी, संख्या है, और केजी क्या हुआ आपका, मात्रक। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गया।
बोलेंगे 10 घंटा या 5 घंटा, 5 आवर। तो जो आवर आपका आ रहा है वही आपका क्या है जी, मात्रक। और यह एक प्रकार का क्या है जी, संख्या से राशि भी बोल सकते। बात समझ में आ गई, मात्रक किसे कहा जाता है? बिल्कुल। चलिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार इसको देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बात समझ में आएगी, मात्रक किसे कहते हैं? ये 10 केजी जो लिखे, 10 तो एक संख्या है, राशि है, लेकिन केजी क्या है, मात्रक है। यानी जो राशि होती है उन्हें व्यक्त करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी को मात्रक कहते हैं। इससे क्या सीखने को मिल रहा है हमको, कि जो राशि होती है उसको व्यक्त करने के लिए हमको मात्रक की आवश्यकता होती है, और यही मात्रक जो है और राशि मिलकर एक बहुत अच्छे से किसी को बताने योग्य बना देती है। जैसे हम कहेंगे 5 फुट, तो फुट क्या है आपका, मात्रक, और यह क्या है, राशि यानी संख्या। क्लियर? चलिए, अब इसके आगे जो हम लोग देखेंगे मात्रकों की पद्धति। क्या देखेंगे जी, मात्रकों की पद्धति। अब मात्रकों की पद्धति, ये तो था मात्रक, अब इसको दे मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। अब मात्रकों की पद्धति क्या क्या होता है? तो देखिए, अब कोई भी वस्तु को मापने के लिए, तौलने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ की जरूरत है। तो इसका जो पद्धति है, इसका एक पद्धति होता है फुट पाउंड सेकेंड, FPS। कौन पद्धति? FPS पद्धति। अब देखिए यहाँ पे FPS पद्धति, ये प्रथम है। इसमें फुट क्या है जी, एक प्रकार का, यह जो है लंबाई है, यानी लंबाई को काठी में मापेंगे, फुट में। लंबाई को फुट में, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में। FPS पद्धति का मतलब क्या हुआ, लंबाई को कभी भी मापेंगे तो कौन सी में, ये लंबाई है, ये आपका द्रव्यमान है, जो भी है द्रव्यमान, और ये आपका क्या हो गया, समय। समझिएगा बात को, लंबाई को कौन सी में मापेंगे, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और आपका समय को सेकंड में। पाउंड क्या होता है, हम लोग जब बर्थडे मनाते हैं तो केक जो मिलता है वो पाउंड से ही मिलता है। 1 पाउंड का वैल्यू कितना होता है, आगे हम लोग तुरंत मतलब अगले वीडियो में देखेंगे, हमारा नहीं है, हर चीज़ हम लोग एक भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। FPS जो पद्धति होता है उसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापते हैं, और इसे ही ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। कौन पद्धति कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। अब आ गया दूसरा क्या है जी, तो दूसरा आपका है CGS पद्धति। CGS पद्धति, इसमें क्या होगा जी, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को कौन सी में, शॉर्ट लिख दे क्या, लंबाई को सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को कौन सी में, सेकंड में ही मापते हैं, सेंटीमीटर। और इसको कैसे, ग्राम। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा इसमें? ठीक है, क्या हुआ जी इसमें, फिर से देख लीजिए। CGS पद्धति में कौन सी को, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं।
और इस पद्धति को क्या कहा जाता है? मीट्रिक पद्धति। और इसे कौन पद्धति कहा जाता है? मीट्रिक पद्धति। ठीक है, इसे कौन पद्धति कहा जाता है? मीट्रिक पद्धति। इसको इधर से शायद होगा, इसे मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। और तीसरा जो आपका होता है, तीसरा आपका होता है MKS पद्धति। MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या होता है? तो MKS पद्धति में जो आपका होता है वो लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में यानी केजी में और समय को सेकंड में मापते हैं। और इस पद्धति को भी कौन पद्धति? इस पद्धति को मीट्री पद्धति कहा जाता है। और इसे मीट्री पद्धति कहते हैं। क्लियर? फिर से एक बार देख लीजिए। फिर से एक बार देख लीजिएगा। मात्रकों की पद्धति, इसमें फर्स्ट आता है FPS पद्धति। यानी FPS पद्धति में लंबाई को फुट में मापेंगे और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। और इसे कौन पद्धति कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। एकदम बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। उसके आगे देखिए CGS पद्धति। CGS पद्धति में जो है लंबाई को सेंटीमीटर में और आपका द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। और इसे मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। उसी तरह आपका जो है MKS पद्धति, इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापते हैं। और इसे मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा जहाँ तक हमें अनुभव है। तो दोस्तों ये क्लास मतलब यहीं तक रहेगी आज, क्योंकि इतना है। इतना आप लोग अच्छा से वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि रोज़ का रोज़ आप लोग को वीडियो एक मिल सके। बस केवल आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो दोस्तों यह क्लास आज तक यहीं रहेगी और अगले क्लास देखना ना भूलिएगा। जय हिंद।